हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन हो तब भी, हार्ड हो तब भी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो ना तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है और साथ के साथ सॉल्व करने का तरीका भी आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे पढ़ोगे जैसे ही, तो शुरू से लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन क्लियर वहीं हो जाता है तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आपने ढेर सारी प्रैक्टिस की है, तो आपको इसका के साथ ये भी पता चल जाएगा कि आपको इसको करना किस तरीके से, बेसिक से करना है या फिर शॉर्ट ट्रिक यूज होगा, और अगर शॉर्ट ट्रिक यूज होगा तो कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यही है जो आपका समय बचाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर वाइज पढ़ लिया, एक दो बार पढ़ लिया तो आपको वो टाइम बताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव ही नहीं होगी। आने को तो आएगा, अगर आपने एक दो बार पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन करना और कम टाइम में करना दो अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि भाई आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है। अगर आप उसे 5 मिनट में करो और वही क्वेश्चन आप 30 सेकंड में करो तो अंतर है भाई। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 63 दिन और 84 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है नहीं, वो सिंपल है। कह रहा है ए को, 3 लोग हैं ए, बी और सी। ए को कितना टाइम लगता है पूरा कार्य करने में, 42 दिन। बी को कितना लगता है, 63 दिन। और इसको कितना लगता है, 84 दिन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, टाइम। अब हमें चाहिए टोटल वर्क। तो मैंने आपको क्या बताया कि टोटल वर्क हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसमें एलसीएम लेके ही मानना है हमें या फिर कोई और तरीका है। तो आप क्या करते थे, आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो। एलसीएम हम इसलिए लेके मानते हैं ताकि जब हम इसके टाइम से डिवाइड करें तो हमारी जो वैल्यू है एफिशिएंसी की वो एक्यूरेट है। मतलब ये नहीं है कि दशमलव में है। आप अगर आपने अगर टोटल वर्क कुछ और मान लिया तो आपकी इफिशियंसी क्या आएगी, हो सकता है दशमलव में आए। ठीक है, तो वो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए हम क्या मानते हैं, एलसीएम लेके ही इनका क्या मानते हैं, टोटल वर्क। तो क्या होगा यहाँ पे 42, 63 और 84 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उस उसका हम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स करते जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे वो तीनों के तीनों कट जाएंगे। तो 42, 84 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 252। ठीक, जो कि क्या होगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और 84 से तो कटेगा ही। तो 84 का कितनी बार जाएगा, यहाँ भाग दिया तो 84 से 3 बार।
ठीक, 63 से 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, 252 4 बार गया। ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 से 25। तो हमारी इफिशियंसी की रेशियो क्या आ गई? ये हमारी क्या आई? इफिशियंसी आई। तो वो बोल रहा है आगे कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन सी ने 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, 4 दिनों तक तो उन्होंने टोटल काम किया ना? 4 दिन तक तो टोटल काम किया ना उन्होंने? तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है? 6 4 10 3 13। ठीक, तो 4 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 4 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य के लिए क्या चाहिए? इफिशियंसी एंड टाइम। भाई तीनों मिल के काम करते हैं तो तीनों की इफिशियंसी एंड टाइम कितना हो गया? 4 दिन। तो कार्य कितना इन्होंने किया? 52। कितना काम किया? 52। अब रिमेनिंग कार्य कितना बच गया? रिमेनिंग वह कितना बच गया? तो टोटल कितना कार्य था? 252, जिसमें से 4 दिन में उन्होंने कितना किया? 52। तो 52 घटा दिया तो कितना बच जाएगा? 200। कितना? 200। ठीक है। तो अब आगे कह रहा है सी ने क्या किया? अब 4 दिन बाद छोड़ दिया। अब कौन कौन कार्य करेगा? अब कौन करेगा? ए और बी करेंगे। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 10। तो पूछ रहा है कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो ए और बी द्वारा रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? वर्क को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? कितना होगा आप बताइए? क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर हमें चाहिए टाइम तो टोटल वर्क में क्या करेंगे? इफिशियंसी से भाग दे देंगे। तो टोटल वर्क हमें करना कितना भी है? 200 तो करना ही है हमें। बाकी 52 तो हो चुका है, 200 करना है। और कौन कौन कर रहा है? ए और बी कर रहे हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। मतलब 20 दिन लगेंगे उसे पूरा करने में। तो हमसे पूछ क्या रहा है? कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया भाई? टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है, 4 दिन तो उन्होंने मिलके किया और 20 दिन ये, टोटल 24 दिन लगेगा भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कितना टाइम लगेगा? 24 डे। तो कौन सा हमारा सही है? ये ए वाला। अगर आपको 20 मिल गया तो आप 20 लगा करके सही करके आ सकते थे, तो वो आपका गलत हो जाता। ठीक है, उसने पूछा है कि टोटल वर्क कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है रंजीत और समर की आय का अनुपात क्रमशः 4 और 3 है। किसकी? रंजीत को हम आर मान लेते हैं और समर को एस मान लिया हमने। तो इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया है? 4 एंड 3 का रेशियो दे रखा है। आगे कह रहा है दीपक की आय 6000 है, जो कि समर की आय से कितना कम है? 16.66% कम है। इसकी आय, यहाँ पे ये अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी आप छोड़ दीजिए।
कह रहा है दीपक की आय जो है समर की आय से 16.66% कम है। तो 16.66% का मान आप जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? 1/6 होता है, जो कि समर की आय से, किसकी आय से? समर की आय से। तो समर कौन हमारा हो गया? ये कह रहा है 16.66%, तो 6 का 16.66% कितना होगा? 1, मतलब 1 कम है तो है कितनी? दीपक की आय, दीपक को डी मान लिया तो कितनी है? 5 है। ये हमारे समर। तो यहाँ पे आपको मिल गया कितना? दीपक एंड समर की इनकम का रेशियो मिल गया कितना? दीपक का 5 एंड समर का 6। तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए दीपक की इनकम कितनी है? 3, सॉरी समर की 3, और यहाँ पे कितनी है? 6। भाई है तो समर एक ही ने, ऐसा तो नहीं 2 समर है। तो हम क्या करते हैं, इनकी इनकम बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 का गुणा यहाँ किया तो रेशियो बराबर रखने के लिए 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो गया? 8/6 आ गया, और यहाँ 5/6। तो आर, यस और डी को मर्ज कर दिया, मतलब रंजीत, समर एंड दीपक को मर्ज कर दिया। तो आर, यस का मान 6 और डी का मान कितना? 5। ठीक, अब आ जाते हैं जो दिया गया है। वो कह रहा है कि दीपक की आय 6,000 है, जो कि समर की आय से इतना कम है, ये तो हमने कर लिया। यदि रंजीत का व्यय 7,000 है तो उसकी बचत कितनी होगी? तो यहाँ दीपक की इनकम दे रखी, और हमारा रेशियो किसका है? इनकम ही का तो है, जो कि कितनी है? 6,000 है। तो 5 यूनिट का मान 6,000 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा? 5 यूनिट का मान 6,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1200। 1 यूनिट का मान 1200, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 12×8 = 96। ये क्या हो गई हमारी रंजीत की इनकम। अब बोल रहा है कि वो जो है खर्च कितना कर रहा है? 7,000। तो एक्सपेंडिचर कितनी हो गई इसकी? 7,000। तो पूछ क्या रहा है? उसकी बचत। तो बचत कितनी हो जाएगी भैया? 2,600 रुपया। ठीक, तो कौन सा सही है हमारा? ये। तो जितना लॉन्ग मैं बता रहा हूँ, एक एक प्रोसेस, एक एक पॉइंट लिख के, उतना तो आपको लिखना नहीं है भाई, ठीक है। एग्जाम में तो आप लिखोगे नहीं इतना भाई, लिखते रह गए तो आप यही लिखते रह जाओगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्रॉपर इस करते कैसे हैं। जो चीजें आपको समझ में आ गई तो आप क्या करोगे? अपने हिसाब से करोगे। तो जो आपको याद होगा वो तो लिखोगे नहीं, और जो लिखोगे भी तो ये कहानी नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट वो अंक लिखोगे, ठीक है, नंबर लिखोगे, और आपको वो पता होगा कि आपने वो क्या लिखा है, वर्क लिखा है, एफिशिएंसी लिखा है, टाइम लिखा है, जो भी लिखा होगा वो आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको टाइम कम लगेगा। और आपने बताया ना मैंने कि अगर क्वेश्चन एक बार में पढ़ लिया तो आधा कैलकुलेशन वहां हो जाता है, और आपने अपनी प्रैक्टिस कर रखी है तो आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाता है। और लिखना कितना है? आधे में से आधा, मतलब 25%। और 25% में भी वो इतिहास नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 2,400 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2,592 है। उस राशि का पता लगाइए। मतलब हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आपको एक बेसिक मैंने बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। यही अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में।
अगर हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मतलब मिलता है तो हमारी क्या है, प्रिंसिपल तो सेम है, तो हर साल का इंटरेस्ट भी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में इंटरेस्ट भी क्या होगा, हर साल सेम होगा। अगर ये कह रहा है कि 2 साल में, 2 ईयर में 2400 मिलता है ब्याज, तो आप बताइए कि 1 साल में कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट की देख लीजिए तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1200 रुपया, और अगले साल भी क्या मिलेगा, 1200 रुपया। क्योंकि भाई क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि हर साल प्रिंसिपल मैं चेंज करता जा रहा हूँ, ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है। ठीक है, एक ही प्रिंसिपल पे तो एक ही प्रिंसिपल है, तो ब्याज भी क्या होगा, एक ही होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कह रहा है कि प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल हमारी वही है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, सेम और सेम 1200 रुपये ही मिलेगा, सेम और सेम 1200। क्योंकि पहले साल का जो होता है, पहले साल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही तो है, मूलधन ही तो है ना भाई पहले साल। तो मूलधन पे जितना ब्याज कम सिंपल इंटरेस्ट में मिला, उतना इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेगा। अब सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पर प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, तो प्रिंसिपल पे ब्याज क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा। भाई प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिल रहा था वही ब्याज क्या होगा, फिर से मिलेगा। लेकिन अब अंतर क्या आ गया कि अब हमें क्या मिलेगा, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे पहले साल का इंटरेस्ट क्या है, ये 1200 ही तो है। अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, अब यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे कितना है, 2 साल का, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे देखा जाए 1200 1200 2400 हो गया, और 2592 है, तो 2400 हमने क्या है, प्रिंसिपल से मिल गया हमें। तो यहाँ पे 192 रुपये कहाँ से मिलेगा हमें, 192 रुपये जो पड़ रहा है वो कहाँ से मिलेगा हमें, पहले साल के इंटरेस्ट से मिलेगा। ठीक, अगर देखा जाए तो ये पहले साल का इंटरेस्ट है 192 रुपया। ठीक, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 192 रुपये मिला किस पे, 1200 पे। तो परसेंटेज में ही चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 एक का 12, 12 छंग 72, 16%। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, 16%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई ये हमारा क्या हो गया, 1200, 1200 पे कितना मिला ब्याज, 192 रुपया, 192 रुपये मिला। देखा जाए तो टाइम कितना हो रहा है इनके बीच, एक ही साल तो हो रहा है, तो 9200 मिला, अब 192 रुपये मिला। प्रिंसिपल कितनी है, 1200, क्योंकि 1200 पे ब्याज मिला तो प्रिंसिपल हमारी क्या है, 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन टाइम कितना है, 1 साल अपॉन 100। यही कर सकते हो, यही तो करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, 16। तो आर का मान यहाँ 16 आ गया कि नहीं आ गया। तो बात वही है, सेम टू सेम, चाहे वो करो चाहे ये करो आप। ठीक, लेकिन आपको ये तरीका ज़्यादा सीखना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचाना है। कितना हो गया, 16%। तो आप एक बात बताओ कि अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल अगर हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया कितना, 16%। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1200। 1 साल में अगर देखा जाए एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला, 1200 रुपया। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें, 16%। टाइम कितना है, 1 साल में, अपॉन 100। तो अब कितना होगा, 16 सत्ते 112, 8 गया क्या, 16 पंचे 80। ठीक, कितना, 16 पंचे 80। तो ये 100 का गुणा इधर कर दिया तो हमें प्रिंसिपल कितना मिल गया, प्रिंसिपल कितना मिल गया, 7500। कितना मिल गया प्रिंसिपल हमें, 7500। ठीक, तो कौन सा हमारा सही है, ये ए वाला। तो समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। ठीक है,
तो प्रिंसिपल में कितना मिल गया 7500। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको आपकी गलतियां पता नहीं चलेंगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आपको। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हो तो ये चीज़ें पता चलती हैं और आपकी स्पीड भी पता चलती है, आपको टाइम कितना लग रहा है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है मोहित ने अपनी आय का 30% अध्ययन पर खर्च किया, शेष का 40% किराए पर और बाकी राशि बचा ली। यदि मोहित ने 3192 की बचत की तो उसने किराए पर कितनी राशि खर्च की। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में इसमें मानना पड़ेगा कि उसकी इनकम थी क्या। उसके बाद हम 30% दे देंगे स्टडी पे, 40% रेंट पे, फिर बाकी बचेगा जो, उसके बराबर क्या दिखा देंगे 3192। ठीक है, तो वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी अप्रोच ये है कि आपके क्वेश्चन पढ़ते ही पता होना चाहिए कि उसे करना क्या से है। ऐसा नहीं है तीन चार बार पढ़ें फिर कट करें सॉल्व करें तो पता चले कि आपको करना है, तो वो अच्छा प्रोसेस नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। हाँ, लेकिन अगर आपका शुरुआती दौर है तो वो प्रोसेस अच्छा है कि आपने मेहनत तो की उस पर, भले 10 मिनट लग गए, लेकिन वो 10 मिनट आपके प्रैक्टिस करते करते वो कब 10 सेकंड में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो मैंने मान लिया कि माना मोहन की इनकम कितनी है, मोहित है, मोहित की इनकम, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया 100x, क्योंकि यहाँ पे 30% 40% मतलब इक्वरेट वैल्यू है। अगर दशमलव वाली होती तो हम उसी हिसाब से मानते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव में तो कुछ है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं डायरेक्ट 100x मान लेते हैं, 1000x, कुछ भी आप मान सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब आपने मान लिया, अब जो जो कहता जाए वो करते। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो जो वो कहता जाए वो करते जाए। इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलते हैं आपको तो जो वो कहता जाए वो आप करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि वो 30% क्या करता है, स्टडी पे खर्च करता है। किस पे, स्टडी। तो 30% 100x का 30% कितना होगा, जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट 30x ही होगा। ठीक, बचा कितना, अगर 30% उतने स्टडी पे खर्च किया तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया उसके पास 70x। अब कह रहा है शेष का मतलब रिमेनिंग का 40%, तो इसका 40% किराए पर, रेंट पे खर्च करता है। तो इसका 40% कितना होगा। अरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व करना पड़ रहा है तो गड़बड़। 40% मतलब 40/100, तो 70 का 40% कितना होगा, 70x का 40% मतलब 40/100। एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 7 चौका 28 कितना आ गया 28। तो यहाँ पे अगर 40 और 70 है तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में आ जाएगा कि इन दोनों का बटा 100, मतलब दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 चौका 28 सीधा सीधा आ गया। ठीक है, अगर 28x रेंट पे खर्च कर रहा है तो अब रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, 70 में से 28 गया तो कितना 42x बच गया। लेकिन वो जो बच रहा है उसे क्या कर रहा है, वो सेविंग कर ले रहा है। तो हमारी जो सेविंग आ रही है वो कितनी आ रही है 42x। और वो बोल रहा है कि नहीं, यदि मोहित ने 3192 की बचत की, तो बचत तो दोनों है, ये भी बचत है ये भी बचत है, तो इसके बराबर हमने दिखा दिया। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ से x का मान। 7×42, 7 चौके 28, 3 बच गया, 7×5=35, 7×6=42। तो यहाँ 6 से कैंसिल करता हूँ, 6×7=42, 6×6=36,
तो x का मान कितना आ गया, 76 आ गया। कितना, 76। तो पूछ रहा है कि उसने किराए पर कितनी राशि खर्च की, तो किराए पर राशि कितनी खर्च की, 28x। तो रेंट पे कितनी खर्च की, 28 गुणित 76 कर देंगे, क्योंकि x है। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 8 छंगे 48, 4, 8 सत्ते 56 और 12 कितना 68, 4 72, 7 बज गया, 7 दूनी 14, 7 21। तो 2128 रुपये वो क्या कर रहा है, रेंट पे खर्च कर रहा है। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक बल्लेबाज ने पहले 28 मैचों में प्रति मैच औसत जो है 18 रन बनाए, और अगले 14 मैचों में उसने प्रति मैच x रन बनाए, जिससे उसका कुल औसत जो है 80 रन प्रति मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, 28 मैचों में कुल रन, अगर प्रति मैच 78 रन बनाए तो 28 मैच खेले, प्रति मैच उसने बोला ना कि 78 रन बनाए, और टोटल 28 मैच खेले हैं, तो 28 मैच में कुल रन कितना होगा, तो क्या होगा 28, प्रति मैच कितना बनाया उसने 78। तो ये हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 ठाई 64 कितना 6, और 8 सत्ते 56 और 16 कितना 8 दूनी 16, 72, 72 6 78, कितना 7 बज गया। तो 7 दूनी 14, 21, 2184 रन टोटल उसने 28 मैचों में बनाए। कह रहा है अगले 14 मैचों में उसने प्रति मैच x रन बनाए, तो 14 मैचों में कितने रन बनाए, 14 मैच में कुल कितना रन बनाया, अगर एक मैच में x बनाए तो 14 मैच में कितना बनाए 14x रन। ठीक, 14 और 28 टोटल कितने हो गए 42 मैच में, 42 मैच में कुल कितना रन हो गया 2184 प्लस 14x, कितना हो गया 14x। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, अभी मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ये आपको सीखने के लिए है कि आप सीखो कि होता कैसे है। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट मेथड मैं बताऊंगा वो आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है, तो चलिए, ये टोटल रन कितना बन गया 42 मैचों में 2184। उसने कहा है कि जिससे उसका कुल औसत रन 80 रन प्रति मैच हो गया। ठीक, 42 मैचों में कुल रन इतना इतना हो गया। अब कह रहा है उस जिससे उसका कुल औसत रन, मतलब कहने का अर्थ 28 उसने पहले खेला, बाद में 14 मैच खेला, तो टोटल कितना 42 मैचों में यहाँ पे कुल कितना रन होगा, 42 मैच में कुल रन कितना होगा। तो यहां बोला है उसने कि एवरेज कितना है 80 रन, और टोटल मैच कितना खेल लिया उसने 42 ठो। तो यहाँ पे 42 मैच कितना, लास्ट में एवरेज कितना आ रहा है पर मैच का 80 रन आ रहा है, और टोटल अब तक उसने कितना मैच खेल लिया 42, टोटल रन कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 33, 3360 रन टोटल उसने बनाए हैं। तो एक बात आप हमें बताइए कि ये भी 42 मैचों का कुल रन और ये भी 42 मैचों का कुल रन, तो कितना हो जाएगा 2184 प्लस 14x बराबर कितना 3360।
तो इसको इधर लेके जाते हैं तो 14x बराबर कितना हो जाएगा, 2200 घटा देते हैं। तो 2200 घटाया तो कितना, 1100 बच गया। और 60 यहाँ 16 हमने ज़्यादा घटाया, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2200 हमने घटाया मतलब 1600 ज़्यादा, 16 ज़्यादा घटाया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1176, मतलब 60 और 16 कितना, 76। तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 14 अट्ठे 112 और 14 चौका 56, मतलब x का मान कितना आ गया, 84। कितना आ गया, 84 रन प्रति मैच 14। तो कौन सा हमारा सही है, ये सी वाला, ठीक है। कितना, 84 आ गया। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा जो था वो बेसिक मेथड था, प्रॉपर बेसिक से कि ये आया कहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट मेथड में ये कह रहा है कि 28 मैच, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 28 मैच। यहाँ पे हमने क्या लिया, मैच। और एवरेज कितना है इनका, एवरेज कितना है, 78 रन का। जो शुरू के 28 मैच खेले उसने 78 रन का एवरेज था। अब कह रहा है अगले 14 मैच में उसने आगे कितना मैच खेला, 14 मैच। अब कितना मैच हो गया टोटल उसका, 42 मैच हो गया भाई, प्लस 14 किया तो अब टोटल मैच कितना हो गया, 42। अब बोल रहा है कि उसका कुल औसत कितना हो गया, अब 80 रन हो गया। अभी इसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो 14 मैच में रन बनाया है कितना वो बता रहा है। तो अब कितना हो गया, 80 रन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और मैच कितने बढ़े, 14 बढ़े, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक, और इसका गुणा किसमें करते हैं, इसमें कर देते हैं। अब गुणा करके हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 28 दूना 56 और 14 अट्ठे 112, मतलब 1120। टोटल कितना हो गया, 1176। ये क्या हो गया, 1176। तो ये आया क्या, ये जो आया कि ये 14 मैच जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं इनका टोटल रन है। ये क्या है, 14 मैच का कुल रन। ठीक, 14 मैच में कुल कितना रन बनाया उन्होंने, 1176। ये जो बढ़ा हुआ होता है 28 से 42, जो 14 बढ़ा उसी में उनका क्या है, ये टोटल रन है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ कम बढ़ा होता, 12 बढ़ा होता तो 12 का होता, 10 बढ़ा होता तो 10 का होता, 9 बढ़ा होता तो 9 का आता। सॉल्व करने पर जो आएगा, ये जो बढ़ी हुई संख्या होगी इनकी मैच होगा या फिर एज होगा। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 28 लोगों का एज इतना है, फिर 30 लोगों का एज इतना है, तो जो 2 लोग बढ़ते हैं तो उनके दोनों लोगों की टोटल एज का जो सम होता वो यहाँ पे आता। ये सॉल्व करने का ये प्रोसेस जो करते हैं, करने के बाद जो टोटल आता वो 2 लोगों के बीच का एज आता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच की बात हो रही है, तो 14 लोग बढ़े हैं तो क्या होगा, 14 मैच की कुल रन होगा। रन की बात चल रही है तो टोटल रन होगा। तो यहाँ पे एक्स है क्या, एक्स हमारा है एवरेज, मतलब प्रति मैच। अगर 14 मैच में कुल रन इतना है तो एवरेज कितना होगा 14 मैच का, 14 मैच का एवरेज कितना होगा, जो कि है क्या, वही तो हमारा क्या है, एक्स रन, एक्स है ना, एक्स क्या है, एवरेज ही तो है। तो ये कितना होगा, 1176 बटा 14। तो ये कितना हो जाएगा, 84। कितना आ गया, 84 भाई, 14 अट्ठे 112, 56, 14 चौका 56, तो क्या हो गया, 84। तो ये हमारा जो था शॉर्ट मेथड था। तो आपने इसे भी सीख लिया होगा कि ये आया कहाँ से। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार ने चावल पी को 40
रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और चावल क्यू को 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने मिश्रण को 56 प्रति किलोग्राम में 44.28 के लाभ पर के साथ बेच दिया। ठीक है, दुकान द्वारा खरीदे गए पी और चावल क्यू की मात्रा का अनुपात याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी मात्रा तो दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना, ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। क्या बेसिक? मान लिया चावल पी की मात्रा कितनी है? x किलोग्राम। x केजी लिखना था, चलिए किलोग्राम। और q की कितनी है? y केजी है। मात्रा जो है वो y केजी है। तो आप बताइए कि अगर हमने 40 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा, तो P को, तो टोटल खरीदा कितना हमने माना x, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? P का कुल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? P की कुल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? अरे भाई, अगर आपको मैं बोल दूं कि चावल 20 रुपए किलो है और मैंने 5 किलो खरीदा, तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 रुपए आपने खर्च किए। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक, और हमने खरीदा कितना? x किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 40x होगा उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब Q का कुल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेम यही कहानी, उसका भी प्राइस कितना है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, और खरीदा कितना हमने? y किलोग्राम। क्या? तो कितना हो जाएगा? 50y। तो P प्लस Q का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? P प्लस Q का कुल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 40x प्लस 50y कितना? टोटल हमने अगर खरीदने के बाद क्या किया? मिला दिया, उनको मिला दिया। तो अब क्या होगा? हमने 40 रुपए में x किलो वो खरीदा था, P खरीदा था, और 50 रुपए में y किलो वो खरीदा था Q चावल। ठीक है, तो हमने दोनों को मिला दिया, तो अब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40x प्लस 50y, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमने इस पर कितना खर्च किया, वो हमारा कितना आ गया? 40x प्लस 50y। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वो कह रहा है, कुछ आगे कह रहा है कि उसने मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम में 14.28 के लाभ साथ बेच दिया। तो यहाँ पे हमारे क्या है? कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे बेच इतने में रहा है, लेकिन बता रहा है कि 14.28% के लाभ पे बेचा। तो 14.28% का मान कितना होता है, ये आपको पता है? कितना होता है? 1/7। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 7 थी, तो 14.28% मतलब 1 के लाभ पे बेचा कितने पे? कितने पे? 7 से 1 ज़्यादा 8 पे बेचा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया आपको, कितने का? 7 और 8 का। यहाँ पे बोल रहा है कि जो है उसने मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है 56 रुपए प्रति किलोग्राम। तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी होगी। अरे भाई, 8 सत्ते 56, 1 यूनिट का मान 7, तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 49 रुपए प्रति केजी। हमें मिल गई कितना? मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी मिल गई? 49 रुपए प्रति केजी। तो टोटल कितना पैसा खर्चा होगा? टोटल मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 49 रुपए प्रति किलो मिक्सचर की क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और टोटल मिक्सचर है कि इतना, क्वांटिटी कितनी है भाई फॉर्मूला क्या होता है? यही तो ना होता है कि मैंने क्या बताया आपको? मैंने यही नहीं बताया कि अगर आप 49 रुपए में खरीद रहे हो, 1 किलो की कीमत 49 रुपए है, तो आपने खरीदा कितना? 5 किलो 10 किलो खरीदना क्या? तो हम तो उसका क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर के लिए उसका गुणा करते हैं ना। तो यहाँ पे 49 रुपए उसकी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है, लेकिन हमने खरीदा, मिलाया कितना? कौन सा था? P जो है x मिलाया था, और Q की मात्रा y थी। टोटल हमने मिलाया कितना था? x प्लस y। तो टोटल मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस इतनी है। तो हमने यहाँ पे भी तो यही किया था, P और Q को मिला के बनाया था ना। P और चावल और Q को चावल को मिला के हमने क्या किया? बनाया। यहाँ पे भी क्या है? P एंड Q के चावल की मात्रा ही तो है। तो ये क्या होंगे? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बराबर होंगे भाई। ये भी मिक्सचर हो गया, ये भी मिक्सचर हो गया। तो हमारी क्या हो जाएगी? 40x प्लस 50y बराबर कितना?
49x+y। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40x+50y। इधर कितना हो जाएगा, 49x+49y। तो क्या करते हैं, x को इधर लाते हैं, y को उधर ले जाते हैं। तो y कितना, 50 में से 49y गया तो 1y बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x बचेगा। तो हमसे पूछा क्या है, p और q की चावल की मात्रा का अनुपात। तो हमारी मात्रा क्या थी, x और y ही तो थी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x और y का अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो x बटा y का मान कितना हो जाएगा, y को इधर ले गए, 9 को इधर लाए, तो 1:9 आया। कितना आया, x एंड y का अनुपात कितना आया, 1:9। कितना आया, 1:9। तो कौन सा सही हमारा, ये डी वाला। तो ये जो था हमारा प्रॉपर बेसिक मेथड था। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट मेथड था, ये प्रॉपर बेसिक मेथड था। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ। तो हमारा जो शॉर्ट मेथड है ये है। तो ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि सीधे सीधे इसमें मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे P की बात हो रही है और Q की बात हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो हमें हर जगह भी कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। तो P की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। और Q की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम यहाँ पे जो एवरेज या मिक्सर की कॉस्ट प्राइस लेंगे, और सॉरी जो प्राइस लेंगे वो कितना लेंगे, वो कॉस्ट प्राइस ही लेंगे। यहाँ पे भी जो हम लेंगे इनका कॉस्ट प्राइस ही लेंगे। लेकिन ये 56 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है, ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हमारा एक रेशियो क्या आया था, C एंड SP का मान कितना आया था, 7 और 8 का आया था। 8 बराबर हमने क्या दिखाया, 56 दिखाया था। तो यहाँ पे कितना आया था हमारा, 49। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया था, 49 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे। तो अब हमारा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आएगा 1। तो ये हमारी जो आएगी ये किसकी आएगी, क्वांटिटी की रेशियो आएगी। क्यों आएगी क्वांटिटी की रेशियो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, रुपए पर केजी। उसका मात्रक देखिए क्या होता है कि रुपए पर केजी ही तो होता है। तो रुपए तो हमने यहाँ ऊपर ले लिया, तो ये नीचे आएगा वो कितना आएगा, केजी। तो क्वांटिटी होती है, केजी किसका मात्रक होता है, क्वांटिटी। तो रेशियो कितना आ गया P एंड Q का, 1:9। तो डायरेक्ट ये सॉल्व। तो टाइम लगा क्या, लेकिन हाँ बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो आप कभी कभी मान लीजिए वेरिएबल दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, क्या है, राजीव ने एक वस्तु खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। तो कहाँ पे, यहाँ पे रेशियो किसका आ गया, क्रय मूल्य से 60% अधिक। मतलब कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित किया। मतलब किसकी बात हो रही है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो कह रहा है 60% का मान कितना होता है, आपको भी पता है कि इसका मान होता है 3/5। ठीक, कितना होता है, 3/5। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक। अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 5 है तो 60% इसका कितना हुआ, 3। ठीक, तो ये कितना, मार्क प्राइस कितना हो गया हमारा, 8। तो 8 और 5 का रेशियो मिल गया हमें। अब आगे कह रहा है फिर उसने 25% की डिस्काउंट दे दी। तो बात तो इसी वस्तु की हो रही है ना, तो डिस्काउंट कितने दे रहा है, 25% के। तो आप बताओ कि डिस्काउंट दिया किस पे जाता है। अगर आप किसी मॉल में गए या फिर दुकान पे गए तो आप डिस्काउंट किस पे मांगते हो, आपको उसका कॉस्ट प्राइस पता है क्या, या फिर सेलिंग प्राइस किस पे बेच रहा है वो आपको पता है, नहीं पता ना। जो उस पर प्राइस टैग लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस।
जो MRP लगा होता है उसी पे तो हम डिस्काउंट मांगते हैं, आगे भैया 20% डिस्काउंट दे दीजिए, 25% डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर 10%, 50%, जो भी मांगते हैं, तो मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट मांगते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का मान कितना होता है 1/4। तो अगर हमारी मार्क प्राइस कितनी है 4 है, तो 25% का डिस्काउंट मतलब 1 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार क्या करता है, वो आपसे पैसा लेता है, तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हुई। तो ये क्या आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, और कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो में मिल गया कितना 4, हमारा क्या है मार्क प्राइस। तो 25% का डिस्काउंट मतलब 3 पे बेच रहा है। तो बात तो एक ही वस्तु की हो रही है ना, अलग अलग वस्तु की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें मर्ज करने के लिए भाई अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ मार्क प्राइस एक वो अलग है, यहाँ पे अलग है, और बात एक ही वस्तु की हो रही है, तो मार्क प्राइस तो अलग अलग हो नहीं सकते। तो मार्क प्राइस हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 ही है, तो बराबर हो जाएंगे, मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर रहा हूँ तो हमें भी यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस जो भी रहे, उसके रेशियो में जो है उसमें भी हमें सेम का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी रेशियो जो है हमें लास्ट में कितने का 4 और 3 का मिलेगा। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 6। अब हमें मार्क प्राइस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, अब तीनों को मर्ज कर सकते हैं। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का मर्ज कर दिया, तो मार्क प्राइस हमारी कितनी है 8, ठीक, मार्क प्राइस कितनी है 8, सेलिंग प्राइस कितनी है 6, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 5। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बोल रहा है कि छूट देकर वस्तु को 15 से 30 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कितनी है 1530 रुपये है, ठीक। तो आप बताइए कि एक 6 यूनिट का मान 1530 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6 यूनिट का मान 1530 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 एंड 6 पंचे 30, तो 1 यूनिट का मान कितना 255 हुआ। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई 255 गुणित 8, 25 अट्ठे मतलब 250 अट्ठे कितना 2000, और 8 पंचे 40, तो इसकी कीमत कितनी हो गई 2040। मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया 2040। तो कह रहा है यदि इस पे 30% की डिस्काउंट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अगर वो 30% की डिस्काउंट दे रहा है इस पे, तो 30% की डिस्काउंट दे दिया, तो उसको बेचेगा कितने पे, जाहिर सी बात है कि 2040 को अब कितने पे बेचेगा, 30 डिस्काउंट दे दिया मतलब बेचेगा कितने पे 70% पे। कितने पे बेचेगा 70% पे, तो 70/100 कर दिया हमने, कितना कर दिया 70/100 कर दिया, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये दूसरा जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 7 दूनी 14, तो 1428 रुपये में क्या करेगा ये बेच देगा। तो 1428 कौन सा है, ये हमारा ए वाला, ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक युवा व्यक्ति उतनी तेजी से कार्य कर सकता है जितनी तेजी से 2 महिलाएं पी और क्यू मिलकर कार्य कर सकती। यदि महिला पी जो है 16 दिनों में तथा महिला क्यू 24 दिनों में कार्य पूरा कर सकती हैं, तो वह युवा व्यक्ति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे तेजी से कार्य का मतलब करने का मतलब है कि इफिशियंसी की बात हो रही। जितनी 2 महिलाएं मिलकर काम करती हैं उतना एक पुरुष अकेले काम करता है।
तो कहने का अर्थ है हम मेल, पुरुष को मेल मान लिया और फीमेल P प्लस फीमेल Q, ये क्या है हमारी इफिशियंसी है। मतलब 2 फीमेल की इफिशियंसी 1 मेल की इफिशियंसी के बराबर है, कहना यही चाह रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि P जो है 16 दिनों में कर लेती है और Q जो है उसे 24 दिनों में कर लेती है। तो इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 24 दिन 48, 16 3 48, 48 हो गया। तो 16 3 48, 24 दिन 48। तो इफिशियंसी क्या आ गई हमारी, ये P की इफिशियंसी, ये Q की इफिशियंसी। तो M की इफिशियंसी कितनी होगी, मैंने कितना बताया, M बराबर कितना, FP प्लस FQ। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5, 3 प्लस 2 बराबर कितना 5। M की इफिशियंसी कितना हो गई 5। तो हमसे पूछ रहा है कि युवा व्यक्ति अकेले कितने दिन में, तो युवा व्यक्ति को कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय कितना होगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही तो होगा अगर टाइम चाहिए तो। टोटल वर्क हमारा कितना है 48 है, और इफिशियंसी कितनी है भाई, अब भाई युवा व्यक्ति की बात हो रही है तो इफिशियंसी कितनी है 5। तो ये कितना आ जाएगा, 9 5 45, 6 5 30, 9.6 डे। कितना टाइम लगेगा 9.6 डे। तो कौन सा सही है हमारा सी। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सा आपको वही याद रखना है कि कार्य तेजी से करने के बाद कोई इफिशियंसी की बात कर रहा है। और ये जो कहानी मैं लिख रहा हूँ इतनी लिखनी नहीं है आपको, जब इतना सॉल्व करेंगे 5 मिल जाएगा, 48 में 5 से भाग दिया तो माइंड में ही बता सकते हैं कि 9.6 टाइम मतलब डे लगेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि पूनम के पास 12,000 रुपए थे, उसने राशि का 20%, ये डबल 20 है, देखिए उसने 20% जो है राशि का 20% वार्षिक दर से और शेष राशि को 16.66% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। पूनम को प्राप्त कुल ब्याज कितना है, टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिला, कहने का अर्थ 5 साल में। तो एक बात बताइए कि उसके पास टोटल है कितना, 12,000 रुपये। वो बोल रही है कि 20%, एक जगह उसने राशि का 20%, तो 20% इसका कितना होगा भाई, 20% का मान 1/5, तो 1/5 से भाग दिया तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, मतलब 2400 रुपया। तो एक जगह अगर 2400 रुपये इन्वेस्ट किया तो दूसरी जगह कितना बचा होगा 9600, और टोटल उसके पास क्या है 1200। तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। अब कह रहा है कि 20% की वार्षिक दर से, तो इसको कितना 20% की वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से ठीक है इन्वेस्ट करती है, तो एक साल में उसे 20% मिलेगा, तो 5 साल में कितने मिलेगा। अब भाई अगर ऐसे नहीं आप कर पा रहे हो तो आपको क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या, PRT/100। तो यही तो करते हो प्रिंसिपल, R और T। R का मान कितना है 20%, T का मान कितना है 5 साल। तो 20 पंचे 100 हो गया सीधा सीधा कि नहीं, 20 पंचे 100 हो गया कि नहीं सीधा सीधा। तो एक साल में अगर 20% मिल रहा है तो दूसरे साल भी 20% मिलेगा प्रिंसिपल का, तीसरे साल भी 20% मिलेगा, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा 20 पंचे 100%, और 100%, 2400 का 100% तो कितना होगा ऐसा ही 2400 ही होगा। भाई किसी संख्या का 100% मतलब क्या 2400। और नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 2400 है, आर का मान 20 है, टाइम कितना है 5 साल है,
यहाँ पे 100 करेंगे तो कितना होगा, 20 पंचे 100, 100 से कैंसिल, तो यहाँ 2400 ही तो मिला हमें। और यहाँ पे भी तो आप डायरेक्ट करने की अप्रोच रखें ताकि जहाँ कि आपको टाइम कम लगे। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 16.66% का मान, तो 16.66% का मान कितना होगा, 16.66% एक साल में मिल रहा है शेष राशि पर, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, मैंने कितना बताया, डायरेक्ट क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, तो 16 पंचे 80, 83.66 आएगा, 83.33%। और 83.33% का मान कितना होता है भाई, 16.66% का मान कितना हो गया, 1/6 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5/6। तो प्रिंसिपल का इतने का 9600 का 5/6 कितना होगा, तो 16 छक्का 96, 1600 और 16 पंचे 80, मतलब 8000 रुपये। ये कितना मिल गया हमें, ब्याज कितना मिल गया यहाँ 8000 रुपये। ठीक, तो कह रहा है कि पुणे को प्राप्त कुल ब्याज 2400 रुपये यहाँ मिला, 8000 यहाँ मिला, तो टोटल मिला कितना, टोटल कितना मिल गया भाई, 8000 यहाँ मिला इसको, प्लस 2400 यहाँ मिला था जो 20% इन्वेस्ट किया था, तो कितना हो गया 10,400 हुआ, कितना हो गया 10,400 रुपये। तो कौन सा हमारा सही है, ये वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अमन ने 2000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। किसने, अमन ने। अमन को हम क्या मान लेते हैं, ए। उसने कितना इन्वेस्ट किया 2000 रुपये। फिर कह रहा है कि 4 महीने बाद ऋषि ने कितना इन्वेस्ट किया 2500, तो ऋषि को हम मान लेते हैं आर। पहले उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया वो हम लिख लेते हैं। फिर बाद में कह रहा है कि 6 महीने बाद मनीष ने, तो मनीष को हमने मान लिया एम। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 4000 रुपये निवेश करके व्यवसाय में प्रवेश किया। और यदि अमन का लाभांश इतना है तो मनीष का लाभांश का कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो चलिए अब टाइम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का गुणा करके जो रेशियो आएगा 2-3 लोगों के बीच में, उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट को बांटते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि अमन ने 2000 के प्रारंभिक निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ऋषि ने, ठीक, और 2500 का निवेश किया। और 6 महीने बाद मनीष ने। कहने का ये 4 महीने बाद आया, तो मतलब टोटल अगर 1 साल की बात हो रही है तो इसने कितना इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और ये 4 महीने तो बीत गए। ठीक, कह रहा है कि और 6 महीने बाद, टोटल मतलब 10 महीने बाद आया, तो 10 महीने मतलब 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। कितने के लिए, 2 महीने के लिए। और ये शुरू से था, अमन जो था वो शुरू से था, मतलब इन्होंने 12 के 12 महीने इन्वेस्ट की। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगी वो किसकी आएगी, प्रॉफिट की। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 500 से अगर भाग दिया तो 5 चौका 20, 5 25, 5 अट्ठे 40। ठीक, अब 4 से काट देते हैं, तो 4 से 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक, अभी भी 2 से कटेगा तो 6, 2 एंड 2, बाकी तो कटेगा नहीं। 2 यहाँ कितना 5, यहाँ कितना हो गया हमारा 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो 6, 5 और 2 का रेशियो आ गया। ठीक है, कितने का, 6, 5 और 2 का। तो इसने बोला है कि अमन का लाभांश कितना है 1200, हमारा जो आया है वो कितना है
6 यूनिट आया है। तो 6 यूनिट का मान कितना, 1200, ठीक, 6 यूनिट का मान 1200 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना, 200 रुपया होगा। तो हमसे पूछा क्या है, मनीष का लाभांश, तो मनीष का कौन सा है, ये है। तो 1 यूनिट का मान 200, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 रुपया। कितना, 400 रुपया। तो कौन सा हमारा सही है, ये डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।